दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि फ्यूचर पॉइंट पे। तो जैसे हमने अपनी सामान्य दिन की सीरीज़ शुरू करी थी, उसी क्रम में हमारा अगला वीडियो रहेगा जिसमें हम टोटल 50 एमसीक्यू देखेंगे और अपना एक टॉपिक क्लियर करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। भारत में गौतिक स्थापत्य कला की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो जो भारत में गौतिक स्थापत्य की कला की जो शुरुआत की गई थी, वो की गई थी पुर्तगालियों द्वारा, ठीक है? ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा, पुर्तगाली द्वारा भारत में गौतिक स्थापत्य कला की शुरुआत की गई थी। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में किस नेता को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी? तो जो विपक्ष के नेता की जो उपाधि दी गई थी, वो दी गई थी गोपाल कृष्ण गोखले को, ठीक है? ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले को भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान विपक्षी नेता के रूप में उपाधि मिली थी। अगला देखते हैं, प्लासी के युद्ध यानी जो प्लासी का युद्ध हुआ था ना, वो हुआ था 1757 में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो जो प्लासी के युद्ध में जो अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया था, वो किया गया था क्लाइव द्वारा, ठीक है? ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा, क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। अगला देखते हैं, सिंध राज्य और मुंबई कराची मार्ग पर प्रयोग के लिए सिंध डाक नामक पहला जो भारत का डाक टिकट किस वर्ष से जारी किया गया? तो जो सिंध राज्य में जो मुंबई कराची मार्ग पर प्रयोग के लिए जो सिंध डाक नामक जो भारत का पहला डाक टिकट जो शुरू किया गया था, जारी किया था, वो किया गया था 1852 में, ठीक है? ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा, 1852 में ये डाक क्या किया गया था, जारी किया गया था। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो शिवाजी की राजस्व व्यवस्था के बारे में कथन दिए हैं, बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जमींदार अपने हलकों में राजस्व वसूली सकते थे, ठीक है? राजस्व वसूली सकते थे, ये क्या है हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है, वो क्या है, गलत है, ठीक है? अगला देखते हैं, भारत में पहली बार बजट पेश करने का श्रेय किसको जाता है? तो जो भारत में पहली बार जो बजट पेश किया था, वो किया था जेम्स विलियन ने, ठीक है? ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा, जेम्स विलियन द्वारा भारत में पहली बार बजट पेश किया गया था। भारत और अफ़गानिस्तान के मध्य सीमा रेखा यानी डुरंड रेखा का निर्धारण किसके समय हुआ? तो जो भारत और अफ़गानिस्तान के मध्य में जो डुरंड रेखा है, ठीक है? कई बार पूछा जाए तो डुरंड रेखा किस-किस के मध्य है? तो भारत और अफ़गानिस्तान के मध्य है, ठीक है? डुरंड रेखा। तो इसका जो निर्धारण किया था ना, वो किसके समय में हुआ था, ये बताना है। तो ये हुआ था लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम पीरियड पे, ठीक है? ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम पे भारत और अफ़गानिस्तान के मध्य डुरंड रेखा का निर्धारण हुआ था। केंद्रीय पुरातत्व पुस्तकालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो जो केंद्रीय पुरातत्व पुस्तकालय की जो स्थापना की गई थी, वो की गई थी 1902 में, ठीक है? ऑप्शन नंबर जो हमारा ए हो जाएगा, 1902 में केंद्रीय पुरातत्व पुस्तकालय की स्थापना की गई थी। वर्ष 1857 के विद्रोह में निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो जो 1857 की जो क्रांतियों में जो सबसे पहले पूछा जा रहा है कि किस नेता ने अपना बलिदान दिया था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा, हो जाएगा सबसे पहले मंगल पांडे को फांसी हुई थी ना, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मंगल पांडे ने क्या किया था, सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। बौद्ध स्थापत्य बौद्ध स्थापत्य जो है चैत्य और बिहार में क्या अंतर है? तो चैत्य और जो बिहार में जो अंतर है, वो पूछा जा रहा है कि क्या है, ठीक है? तो देख लेते हैं इसका जो अंतर हमारा क्या है। तो चैत्य के बारे में जो कथन सही है, वो है चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान, ठीक है? यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, वो बिल्कुल सही है। चैत्य जो होता है पूजा स्थान होता है, ठीक है? पूजा स्थल होता है, और जो बिहार होता है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान को कहते हैं बिहार। अगला देखते हैं, सासाराम में स्थित शेरशाह के मकबरे का निर्माण कार्य किसके द्वारा पूर्ण किया गया था? तो जो सासाराम में जो स्थित है ना शेरशाह का मकबरा, पूछा जा रहा है कि उसका जो निर्माण कार्य जो पूरा कराया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था? इसका जो सही ऑप्शन है, वो हो जाएगा इस्लाम शाह, ठीक है? ऑप्शन नंबर जो हमारा ए हो जाएगा, इस्लाम शाह द्वारा सासाराम में स्थित शेरशाह मकबरे का पूर्ण निर्माण करवाया गया था। तीन कटिया पद्धति का संबंध किस प्रकार की खेती से था? तो जो तीन कटिया पद्धति का जो संबंध था ना, वो था नील की खेती से, ठीक है? ऑप्शन नंबर जो हमारा ए हो जाएगा, नील की खेती से संबंधित थी तीन कटिया पद्धति। बिहार में नमक आंदोलन की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई? तो जो बिहार में नमक आंदोलन की जो रूपरेखा तैयार की गई थी, वो की गई थी राजेंद्र प्रसाद द्वारा, ठीक है? ऑप्शन नंबर जो बी है, राजेंद्र प्रसाद ने बिहार में नमक आंदोलन की रूपरेखा तैयार की। द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन प्रारंभ किया गया। तो जो द बिहार हेराल्ड का जो प्रकाशन प्रारंभ किया गया था, वो किया गया था गुरु प्रसाद सेन द्वारा। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए हो जाएगा, गुरु प्रसाद सेन बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है? अगला देखते हैं, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं? तो मेवाड़ से जो युद्ध पूछा जा रहा है और चित्तौड़ की जो संधि हुई थी ना, ये किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं? तो इसका जो हमारा सही आंसर है, वो है जहांगीर के शासनकाल की, ठीक है? जहांगीर में ये दोनों घटनाएं हुई थी कि मेवाड़ के साथ युद्ध हुआ था और चित्तौड़ की संधि हुई थी। अगला देखते हैं,
चंदेरी का युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य लड़ा गया था? ठीक है, तो किसके मध्य लड़ा गया था चंदेरी का युद्ध? ये लड़ा गया था बाबर और मेदिनी राय के बीच। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा, बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था चंदेरी का युद्ध। अगला देखते हैं, सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में किस सूफी संत के विचारों को संकलित किया गया है? तो जो सिखों का धर्म ग्रंथ है ना, आदि ग्रंथ, पूछा रहा है कि उसमें कौन सा ऐसा सूफी संत है जिसके विचारों को संकलित किया गया है? तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन है वो जाएगा फरीदुन फरीदुद्दीन गंज ए सकर। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, फरीदुद्दीन गंज ए सकर, इनके जो विचारों का संग्रहण क्या है? आदि ग्रंथ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी? तो जो स्वावलंबन योजना जो प्रारंभ की गई थी वो की गई थी तो 2010 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा 2010 में स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी। ड्यूटी ड्राफ्ट बैंक का आशय है, तो ड्यूटी ड्राफ्ट बैंक का जो आशय है इसका हमारा सही ऑप्शन है निर्यातों को आयात शुल्क की वापसी। ठीक है, निर्यातों को आयात शुल्क की वापसी से संबंधित है ड्यूटी ड्राफ्ट बैंक। अगला देखते हैं, भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई। तो जो भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र की जो स्थापना की गई वो की गई निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए। ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा, निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र की स्थापना की गई। अगला देखते हैं, बिहार के किस जिले में विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो ऐसा कौन सा बिहार का जिला है जिसमें सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं? इसका सही ऑप्शन है पटना। ठीक है, बिहार के पटना जो जिला है उसमें सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं, यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। बिहार में शैलों के निर्माण काल एवं क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो शैलों के निर्माण काल और क्षेत्र दिए हैं। ठीक है, कौन सा शैल निर्माण काल किस क्षेत्र से संबंधित है, तो कौन सा काल सही नहीं है? तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टर्शियरी और रोहतांग बाका। ये क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है, सही नहीं है। अगला देखते हैं, किस अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया? तो ऐसा कौन सा अधिनियम था, यानी चार्टर एक्ट था, जिसके तहत भारत पर शासन करने का जो अधिकार था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया था? ठीक है, तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन है वो है 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार क्या हो गया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके अधिकार छीन लिए गए थे। ठीक है, और जो शासन करने का अधिकार किसको दे दिया था, वो था ब्रिटिश क्राउन को, खुद अपने अंदर ले लिया था उन्होंने। ठीक है, अगला देखते हैं, संविधान सभा ने सर्वसम्मति के उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया गया? तो जो संविधान सभा ने सर्वसम्मति के जो उद्देश्य प्रस्ताव को जो पारित किया था वो पारित किया था 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने क्या किया था, सर्वसम्मति के उद्देश्य जो प्रस्ताव था उसको पारित किया था। देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्धारण योग्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो भारत के जो राष्ट्रपति के पद के लिए जो निर्धारण योग्यताएं हैं ना, उनके बारे में कथन दिए हैं कि बताना कि कौन सा कथन सही है। वह जन्म से भारत का नागरिक हो, तो ये कथन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, वो सॉरी ये कथन क्या है, बिल्कुल गलत है। वो जन्म से भारत का नागरिक हो, ये कथन सही नहीं है। और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी तो हमारा सही हो गया। ठीक है, बाकी देख लेते हैं, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, ये भी गलत है। अगला देखते हैं, किसी लाभ के पद पर ना हो, तो हमारा जो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। और किसी लाभ के पद पर ना हो, ये भी बिल्कुल सही है, यानी हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 2 और 4 क्या है, ये जो राष्ट्रपति के पद के लिए निर्धारण योग्यताएं हैं, ठीक है, उनके क्रम में सही ऑप्शन है। अगला देखते हैं, किस वर्ष में पहली बार क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट के ओवरों को कम करके 50 तक किया गया? तो जो क्रिकेट विश्व कप के जो टूर्नामेंट में जो ओवर होते हैं ना उनको कम करके 50 किया गया था, वो कौन से साल में किया गया था? वो किए गए थे 1987 में। ऑप्शन नंबर जो डी है 1987 में क्रिकेट के जो ओवर होते हैं, यानी विश्व कप टूर्नामेंट था जो क्रिकेट का, उसमें 50 ओवर कर दिए थे। ठीक है, घटा के 1987 में। संविधान के किस भाग को भारत का मेग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? तो संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जिसको भारत का मेग्ना कार्टा कहा गया है? तो उसका हमारा सही ऑप्शन है भाग 3 को। ठीक है, भाग 3 को क्या कहा गया है, भारत का मेग्ना कार्टा कहा गया है। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस अध्यक्षता में हुआ? तो जो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो जो गठन हुआ था ना, वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? बीपी मंडल द्वारा। ठीक है, बीपी मंडल की अध्यक्षता में हुआ था द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस भाषा को
92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया। तो ऐसी कौन सी भाषा है जिसको 92वें संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा 8वीं सूची में नहीं जोड़ा गया था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नेपाली को, ठीक है? ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, नेपाली को नहीं जोड़ा गया था। कमेंट करके बताइए क्या संविधान की जो हमारे 8वीं अनुसूची है ना उसमें नेपाली भाषा अभी वर्तमान में ऐड है या नहीं है? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था। तो जो राष्ट्रीय महिला आयोग का जो गठन हुआ था वो हुआ था संसद द्वारा पारित अधिनियम से, ठीक है? ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा, संसद द्वारा पारित अधिनियम से राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से बीमारी हो सकती है। तो जो रक्त में आरबीसी के जो बढ़ने से जो बीमारी हो सकती है वो हो सकती है पॉलीसिथिलीमिया, ठीक है? पॉलीसिथिलीमिया क्या हो सकती है? बीमारी हो सकती है। ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कथन दिए हैं, असत्य कथन बताना है। अगला देख ले, तो इसको देख लेते हैं। इसमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। तो इसमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित नहीं होता, ठीक है? हमारा जो ऑप्शन नंबर जो सी है ये गलत है क्योंकि उपस्थित होता है लिखा ना, तो इसमें अनुपस्थित होता है। अगला देखते हैं। चल जोड़ों पर दो हड्डियों के बीच जाए जाने वाले स्नेहक द्रव को डॉट कहा जाता है। तो चल जोड़ों पे जो दो हड्डियों के बीच जो स्नेहक द्रव पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है? ऑप्शन नंबर जो बी है, एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है उसको। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी रोग विषाणु जनित रोग हैं? तो विषाणु जनित जो रोग हैं वो कौन से विकल्प में हैं? तो मम्स, रेबीज और हर्पीज। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा, ये क्या है? विषाणु जनित रोग है, ऑप्शन नंबर बी। शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? तो जो शक्कर के किण्वन के दौरान जो यौगिक बनता है वो बनता है इथाइल अल्कोहल, ठीक है? ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल बनता है शक्कर के किण्वन के दौरान। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जो मधुमक्खी पालन के जो अध्ययन को कहा जाता है उसे कहा जाता है एपीकल्चर। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, एपीकल्चर कहा जाता है मधुमक्खी पालन के अध्ययन को। निम्नलिखित में कौन सी हड्डी या हड्डियां कान से संबंधित नहीं है? तो जो कान से संबंधित नहीं है तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है स्टेपीज। स्टेपीज जो है कान की सबसे छोटी हड्डी है, ठीक है? तो सवाल ये है कि हड्डी कौन सी हड्डी है जो कान से संबंधित नहीं है? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा पेटिला। पेटिला जो हड्डी है वो कान से संबंधित नहीं है, ठीक है? किस जीव में गुणसूत्र की संख्या सर्वाधिक है? तो जो सर्वाधिक जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है कबूतर में। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, कबूतर। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो जो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है वो मापी जाती है रिएक्टर स्केल द्वारा, ठीक है? ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा, रिएक्टर स्केल द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। शरीर में एचआईवी वायरस किस सिस्टम को असर करता है? तो एचआईवी वायरस हमारे शरीर के कौन से सिस्टम को असर करता है, ठीक है? किस पे जो प्रभाव डालता है ये पूछा जा रहा है। तो हमारा जो प्रतिरक्षा पे प्रभाव डालता है, ठीक है? इम्यूनिटी पे क्या करता है? अटैक करता है। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। निम्न में से कार्बन परिवार यानी ग्रुप 14 के अंतर्गत कौन नहीं आता? तो ग्रुप 14 के अंदर हमारा कौन सा नहीं आता है? मरकरी नहीं आता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, मरकरी कार्बन परिवार ग्रुप 14 के अंतर्गत नहीं आता है। पराध्वनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो जो पराध्वनिक तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो होती है, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 20,000 किलोहर्ट्ज़। ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा उससे अधिक होती है, ठीक है? 20,000 किलोहर्ट्ज़ से अधिक होती है पराध्वनिक तरंगों की आवृत्ति। निम्नलिखित में से किसे द्रव सोना कहा जाता है? तो जो द्रव सोना कहा जाता है वो कहा जाता है पेट्रोलियम को। ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा, पेट्रोलियम को द्रव सोना कहा जाता है। क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है? तो जो क्वांटम संख्या होती है वो होती है 4 प्रकार की। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा ना, वो बिल्कुल सही है कि क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। एल्कीन में कौन सा बंधन होता है? तो जो एल्कीन होते हैं ना उसमें हमारा कौन सा बंधन पाया जाता है? वो पाया जाता है द्विबंधन। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है, एल्कीन में द्विबंधन पाया जाता है। कार्य विस्थापन एवं बल में क्या संबंध है? तो कार्य विस्थापन एवं बल में क्या संबंध है? तो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला देखते हैं। बैंगनी रंग के तरंग दैर्ध्य के संबंध में सही कथन है। तो बैंगनी रंग के तरंग दैर्ध्य के संबंध में कथन दिए हैं, बताना है कि कौन सा कथन हमारा सही है। तो देख लेते हैं। इसका तरंग दैर्ध्य सभी रंगों से कम होता है, ठीक है? तो बिल्कुल सही है, सभी रंगों से कम किसका होता है? बैंगनी का होता है, ठीक है? और सबसे ज़्यादा किसका तरंग दैर्ध्य होता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है। एक अच्छा अवशोषक एक अच्छा उत्सर्जन होता है, यह कथन निम्न में से
किस नियम से संबंधित है? तो एक अच्छा अवशोषक जो होता है ना, एक अच्छा उत्सर्जक होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसके संबंधी है, किस नियम से संबंधित है? तो इसका जो हमारा सही आंसर है, ये किरचॉफ के नियम पे आधारित है, ठीक है? कि यानी किरचॉफ के नियम से संबंधित है कि एक अच्छा अवशोषक जो होता है, एक अच्छा उत्सर्जक होता है। अगला देखते हैं, नदियों से निकलकर पहाड़ियों से सभी दिशाओं में फैल जाने वाला रूप चित्र है। तो नदियों से निकलकर सभी पहाड़ियों से सभी दिशाओं में जो फैल जाने वाला रूप चित्र है, वो कौन-सा है? वो है रेडियल। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, रेडियल बिल्कुल सही है, ठीक है? अगला देखते हैं, सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच इंग्लैंड और किस देश के बीच खेला गया? तो सबसे पहले जो विश्व कप क्रिकेट का जो पहला मैच खेला गया था ना, इंग्लैंड और दूसरा कौन-सा देश था वो पूछा जा रहा है। तो जो पहला मैच खेला गया था, वो खेला गया था इंग्लैंड और भारत के बीच। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए हो जाएगा, इंग्लैंड और भारत के बीच सबसे पहले विश्व कप खेला गया था। अगला देखते हैं, तो 50 एमसीक्यू कंप्लीट कर दिए हैं, तो टॉपिक की तरफ चलते हैं, ठीक है? टॉपिक देख लेते हैं। तो टॉपिक है रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, ठीक है? तो रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम को पारित किया गया। तो जो रेगुलेटिंग जो एक्ट अधिनियम जो पारित हुआ था, वो हुआ था 1773 में, ठीक है? इस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है? तो बंगाल का गवर्नर कौन था और गवर्नर जनरल किसे बना दिया गया था? इंपॉर्टेंट है, ठीक है? दोनों एक ही थे, तो ये बताइए कि कमेंट करके कौन था? अगला बताता हूँ। इसके अंतर्गत कलकत्ता में जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, ठीक है? तो इसमें जो मेन जो थे ना, एलिजा इम्पे और जो अन्य उसके जो सहायक थे ना, उनके नाम कमेंट करके बताइए आपको अगर ये पता है तो। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम को पारित किया। तो जो जो इंडिया एक्ट अधिनियम को जो पारित किया था, वो क्या था? 1784 में। इसके द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, 2 बोर्डों का गठन किया गया, ठीक है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, ठीक है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का। ब्रिटिश कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया और 1813 का चार्टर अधिनियम के अंतर्गत, तो 1813 के जो चार्टर अधिनियम के अंतर्गत हुई घटनाएं हैं वो बताता हूँ। भारत का कंपनी के साथ व्यापारिक अधिकार को जो एकाधिकार था ना, उसको छीन लिया गया, परंतु चीन तथा पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार का एकाधिकार प्राप्त रहा। तो जो कंपनी थी ना, उसको क्या कर दिया, भारत के साथ जो व्यापार करने का एकाधिकार था पहले कंपनी को प्राप्त, उसको क्या कर दिया है, छीन लिया गया, ठीक है? और पर चीन और जो पूर्वी देश थे ना, उनके यहाँ जो चाय के व्यापार होते थे, उसका जो एकाधिकार किसको बना रहा है, कंपनी को बना रहा। इस अधिनियम के अंतर्गत ईसाई मिशनरीज को भारत आने की अनुमति मिली, ठीक है? अगला देखते हैं, ब्रिटिश कंपनी के साथ व्यापारिक जो एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया। तो 1833 के जो चार्टर अधिनियम था ना, इसके अंतर्गत ब्रिटिश कंपनी के जो साथ जो व्यापार का एकाधिकार था, उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, ठीक है? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया, ठीक है? विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को भी शामिल कर दिया और इसी अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में पहला जो विधि आयोग का गठन हुआ। तो जो विधि आयोग का गठन हुआ था, वो किसके अध्यक्षता में हुआ था? इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है? पहले विधि आयोग का गठन। भारत से मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया था 1858 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है? तो पूछा जाए कि मुगल सम्राट के जो पद को समाप्त कर दिया गया था, तो वो किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? तो इसका जो सही आंसर बनेगा, वो बनेगा 1858 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया था। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया, जैसे कि सवाल में आया था, ठीक है? तो पूछा जाए कि किस अधिनियम के तहत भारत का जो शासन था, वो कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंपा गया? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत किया गया है, ठीक है सब? इसके अंतर्गत भारत से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पद को समाप्त कर दिया। तो बोर्ड ऑफ जो अभी मैंने पिछली बार पढ़ा था, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पद का जो सृजन किया था, यानी जो बनाया था, वो कब बनाया था, ठीक है? किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया था, वो कमेंट करके बताइए, अभी बता चुका मैं आपको। भारत में सचिव पद का सृजन किया गया, बिल्कुल सही है। और भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया, तो गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया, ठीक है? और जो पहले वायसराय कौन थे भारत के? वो थे कैनिंग, ठीक है? कैनिंग थे। अब देखते हैं, इस अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो अंतिम गवर्नर जनरल को क्या कर दिया था? पोस्ट उसको हटा के, गवर्नर जनरल की जो पोस्ट थी ना, उसको हटा के वायसराय में चेंजेस कर दिए थे। तो जो अंतिम था, वो क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा, ठीक है? यानी अंतिम जो गवर्नर जनरल था, वो क्या हो जाएगा? पहला वायसराय हो जाएगा। अगला देखते हैं, गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई 1861 का
भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत। तो गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति दी थी, वो किस अधिनियम के अंतर्गत दी गई थी? ये आएगा सवाल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? 1861 का भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत क्या किया गया था? 1861 भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत ये किया गया था कि गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग किया गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो औपचारिक रूप से पहले इनको कंपनी के साथ पहले क्या किया, भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त किया, उसके बाद इन पे बैन लगे और उसके बाद पूर्णतः बैन लगा दिए, ठीक है? और इसको क्या कर दिया, एक बार पूर्णतः भंग कर दिया गया। सीधे स्टेप बाय स्टेप हो रहा है ना, तो अगर याद करना चाहते हो तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप पर्टिकुलर 2 नोट्स उठा के बनाएँगे कि 2 लाइनें जो मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताई थी, जो शुरू में और लास्ट में, उनको एक साथ अगर कंबाइन करके पढ़ेंगे तो ईज़ी रहेगा आपको याद करने के लिए, ठीक है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के को जो औपचारिक रूप से भंग किया गया था, वो किया गया था 1 जनवरी 1874 को, ठीक है? इंपॉर्टेंट है कि 1 जनवरी 1874 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग किया गया था। तो ठीक है गाइस, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको हिंदी के एमसीक्यू लगाने हैं, पॉलिटी के एमसीक्यू लगाने हैं और करंट अफेयर्स देखने हैं, तो आप हमारे इंस्टा हैंडल को फॉलो कर सकते हैं, देवभूमि फ्यूचर पॉइंट पे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।